मशीन डिज़ाइन 1 में हम लोग यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने थ्योरेटिकल टॉपिक्स कवर किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिज़ाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोड। इसका मतलब अगर कंपोनेंट पे स्टैटिक लोड लग रहा है तो उसकी डिज़ाइन कैसे करनी है, इसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्टैटिक लोड क्या होता है। ऐसा लोड जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज ना हो, ऐसे लोड को हम कहेंगे स्टैटिक लोड। तो इस तरह के लोड में जो लोड का मैग्नीट्यूड होता है वो भी कांस्टेंट रहेगा और लोड का डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगा। डायरेक्शन कांस्टेंट रहने का मतलब ये है कि अगर लोड कंप्रेसिव नेचर का है तो कंप्रेसिव नेचर का ही होना चाहिए, अगर टेंसाइल नेचर का है तो टेंसाइल नेचर का ही होना चाहिए थ्रू आउट द ऑपरेशन। एक ग्राफ प्लॉट किया गया है लोड वर्सेस टाइम के बीच में। टाइम इंक्रीज हो रहा है लेकिन लोड की वैल्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है, एकदम कांस्टेंट है। तो इस तरह का लोड होता है स्टैटिक लोड। इसके बाद मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इलास्टिसिटी, जब हम किसी मटेरियल पे किसी कंपोनेंट पे लोड अप्लाई करते हैं तो वो मटेरियल डिफॉर्म हो जाता है, लेकिन जैसे हम लोड को रिमूव करते हैं मटेरियल की टेंडेंसी होती है अपने ओरिजिनल शेप को फिर से पाने की, रीगेन करने की। तो मटेरियल की इसी एबिलिटी को कहा जाता है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या है? एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ द लोड। इसके बाद यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ पढ़ने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे कोई मटेरियल है, इस मटेरियल पे हमने कोई लोड अप्लाई किया है तो लोड की वजह से मटेरियल के अंदर एक स्ट्रेस डेवलप होगा जो इस लोड को अपोज करेगा। अगर हम लोड की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो स्ट्रेस की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन हर एक मटेरियल की एक लिमिट होती है कि वो मैक्सिमम कितना स्ट्रेस बियर कर सकता है। उससे ज़्यादा स्ट्रेस होने पे मटेरियल फेल हो जाता है, अपने शेप को बनाए नहीं रख पाता। तो मटेरियल की इस मैक्सिमम स्ट्रेस को बियर करने की जो लिमिट है उसको कहते हैं लिमिटिंग स्ट्रेस या परमिसिबल स्ट्रेस। अब आते हैं यील्ड स्ट्रेंथ पे। अगर मटेरियल पे कोई स्टैटिक लोड लग रहा है तो उसकी वजह से मटेरियल में कुछ स्ट्रेस जनरेट होगा। स्टैटिक लोड की वैल्यू बढ़ेगी। स्टैटिक लोड की वैल्यू कैसे बढ़ती है? ऐसा नहीं है कि स्टैटिक लोड है तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी ही नहीं। मान लीजिए सेम मटेरियल है, दो मटेरियल रखा है, एक पे हमने 10 न्यूटन का स्टैटिक लोड लगाया है, दूसरे पे 20 न्यूटन का स्टैटिक लोड लगाया है। तो दोनों ही स्टैटिक लोड हैं, लेकिन एक लोड की जो वैल्यू है वो दूसरे से ज़्यादा है। तो इस तरह से अगर हम स्टैटिक लोड की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो मटेरियल के अंदर स्ट्रेस की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। लेकिन मटेरियल की वो मैक्सिमम इंटरनल स्ट्रेंथ जब तक स्ट्रेस जनरेट होने पे मटेरियल में कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होता है, उस लिमिट को हम कहेंगे यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। यील्ड स्ट्रेंथ से ज़्यादा स्ट्रेस जनरेट होने पे मटेरियल में परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि लोड रिमूव होने के बाद भी मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं कर पाएगा। इसके बाद अल्टीमेट स्ट्रेंथ। स्टैटिक लोडिंग की कंडीशन में, जब मटेरियल पे स्टैटिक लोड लग रहा है, ऐसे कंडीशन में मटेरियल की वो मैक्सिमम इंटरनल स्ट्रेंथ जब तक मटेरियल में कोई परमानेंट फ्रैक्चर नहीं हो जाता, उस स्ट्रेंथ को कहेंगे अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अल्टीमेट स्ट्रेंथ से ज़्यादा स्ट्रेस होने पे मटेरियल में परमानेंट फ्रैक्चर आ जाएगा, वो मटेरियल टूट जाएगा। तो ये है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कुछ जो मशीन डिज़ाइन में फ्रिक्वेंटली यूज होती हैं। इसके बाद डिस्कस करते हैं मोड्स ऑफ फेल्योर। इसका मतलब कि लोड लगने पर कोई कंपोनेंट कितने तरीक़ों से फेल हो सकता है। तो पहला है
फेल्योर बाय इलास्टिक डिफ्लेक्शन। हम लोगों ने अभी भी पढ़ा इलास्टिसिटी। इसमें होता क्या है कि लोड लगने पे मटेरियल डिफॉर्म होता है और लोड रिमूव होने के बाद मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेता है। लेकिन अगर लोड लगने पर भी मटेरियल डिफॉर्म हो जा रहा है तो फिर ये लोड को ट्रांसमिट कैसे कर पाएगा? लोड को ये ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। तो ये एक ड्रॉबैक है। अगर एक्सेसिव इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता है कंपोनेंट में तो ऐसा कंपोनेंट हमारे पर्पज को फुलफिल नहीं कर पाएगा, वो लोड ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। तो ये एक मॉड है फेल्योर का, इलास्टिक डिफ्लेक्शन। इस तरह के कंपोनेंट अगर हम डिज़ाइन करते हैं तो हमको देखना पड़ेगा कि मटेरियल की टॉर्सनल रिजिडिटी कितनी है। इसका मतलब इस मटेरियल को हम डिफॉर्म कर रहे हैं तो किस लिमिट तक डिफॉर्म करें कि लोड रिमूव करने के बाद मटेरियल फिर से अपने ओरिजिनल शेप को अचीव कर ले। और उससे ज़्यादा अगर हम डिफॉर्म कर देंगे तो मटेरियल परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है फेल्योर बाय जनरल यील्डिंग। डक्टाइल मटेरियल जो होते हैं, जो उन पर लोड लगता है तो वो डिफॉर्म होते हैं, लेकिन यील्ड स्ट्रेंथ से ज़्यादा स्ट्रेस जनरेट होने पे उनमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है मटेरियल में। तो ऐसा होने पे लोड रिमूव होने के बाद भी मटेरियल में रीगेनिंग नहीं हो पाती है शेप की। कंपोनेंट अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं कर पाएगा बल्कि टेढ़ा हो जाएगा। तो ऐसा कंपोनेंट भी हमारे डिज़ाइन के लिए फिट नहीं है। ये भी एक मॉड है फेल्योर का, फेल्योर बाय जनरल यील्डिंग। और ऐसे कंपोनेंट्स को डिज़ाइन करने के लिए जो हमारे डिज़ाइन क्राइटेरिया है वो है यील्ड स्ट्रेंथ। इसका मतलब हम मान के चलेंगे कि मटेरियल का जो यील्ड स्ट्रेंथ है यही मटेरियल की लिमिटिंग स्ट्रेंथ है, यही मटेरियल का मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेंथ है। यहाँ एक फिगर मैंने पेस्ट किया है स्पून का। इस पर लोड लगाया गया तो ये परमानेंटली डिफॉर्म हो गया, इसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया। अब लोड रिमूव होने के बाद भी ये ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं कर पाएगा। जो थर्ड मॉड है फ्रैक्चर का वो है, जो थर्ड मॉड है फेल्योर का वो है फेल्योर बाय फ्रैक्चर। तो जो ब्रिटिल मटेरियल होते हैं जैसे कास्ट आयरन, इन सब पे जब हम लोड लगाते हैं तो एक लिमिट के बाद क्या होता है कि इस मटेरियल में अचानक से फ्रैक्चर हो जाता है, पीस दो पार्ट में टूट जाता है। तो ऐसा कंपोनेंट हमारे लिए अनफिट है, क्योंकि ये भी लोड को ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा या लोड को ट्रांसमिट करते समय ब्रेक हो सकता है। और ऐसे कंपोनेंट को डिज़ाइन करने के लिए जो हमारी डिज़ाइन क्राइटेरिया है वो है अल्टीमेट स्ट्रेंथ। क्योंकि ब्रिटिल मटेरियल में यील्ड स्ट्रेंथ नहीं होता है, उसकी यील्डिंग कब हो रही है ये पता नहीं चलता है, सीधे वो फ्रैक्चर हो जाता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ पर। तो ये थे मॉड्स ऑफ फेल्योर। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यह आप लोगों के लिए कोई नया टर्म नहीं है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में फ्रिक्वेंटली यूज किया गया है। ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? ये एक रिजर्व स्ट्रेंथ है जो कि कंपोनेंट्स को प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे कि वर्स्ट कंडीशन में भी कंपोनेंट में मटेरियल में कोई फेल्योर ना होने पाए। इसका सीधा मतलब ये है कि जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा मजबूत बनाया जाता है कंपोनेंट को, जिससे कि अगर थोड़ा बहुत लोड इंक्रीज हो भी जाए, थोड़ा बहुत स्ट्रेस इंक्रीज हो भी जाए, तब भी मटेरियल फेल ना हो। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फार्मूला है फेल्योर स्ट्रेस या मैक्सिमम स्ट्रेस, जिसको हम लिमिटिंग स्ट्रेस भी बोलते हैं, डिवाइडेड बाई वर्किंग स्ट्रेस और डिजाइन स्ट्रेस। इसका मतलब कि मटेरियल की जो लिमिटिंग स्ट्रेस है वो डिवाइडेड बाई हमारे लोड के अप्लाई होने की वजह से जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, वर्किंग स्ट्रेस उसको बोलते हैं। तो लिमिटिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाई वर्किंग स्ट्रेस। तो हमारी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि जितना हम लोड अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वो मटेरियल की लिमिटिंग स्ट्रेस से ज़्यादा ना होने पाए, नहीं तो मटेरियल फेल हो जाएगा।
अब मान लीजिए अगर हम वर्किंग स्ट्रेस को मटेरियल के लिमिटिंग स्ट्रेस के बराबर रखते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाएगा 1। लेकिन अक्सर हम ऐसा करते हैं कि वर्किंग स्ट्रेस को मटेरियल की लिमिटिंग स्ट्रेस से कम ही रखते हैं एक सेफ जोन बनाने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में ये जो रेशियो है ये 1 से ज़्यादा आ जाएगा। तो इसलिए हमेशा फैक्टर ऑफ सेफ्टी या तो 1 होगा या तो 1 से ज़्यादा होगा, कभी भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 से कम नहीं होगा। अगर हम डक्टाइल मटेरियल के लिए बात करें फैक्टर ऑफ सेफ्टी की, तो डक्टाइल मटेरियल के लिए लिमिटिंग स्ट्रेंथ क्या होती है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है उसकी, यील्ड पॉइंट। तो उसके लिए डक्टाइल मटेरियल का फार्मूला है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यील्ड पॉइंट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस। सिमिलरली ब्रिटल मटेरियल के लिए जो लिमिटिंग स्ट्रेस है वो है अल्टीमेट स्ट्रेस। तो इसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फार्मूला अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस।